गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रीवियस टेस्ट के ही बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में उसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट पढ़ा था। आज हम उसी का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के विषय में जानेंगे। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी आपके रेवेन्स स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की, जिसे दिया था आपके जेसी रेवन ने 1983 में। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने ये भी बात की थी कि आपका ये टेस्ट बेसिकली इम्प्लीमेंट किस पे हो रहा था, बच्चे की आपकी जो भी इंटेलिजेंस है या बुद्धि है उसके बारे में किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं, उसके लिए ये टेस्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है कि जो भी आपके टेस्ट या एक्सपेरिमेंट थे उसमें हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में चीज़ों को लिखते हैं या क्या हेडिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हम परीक्षण का नाम लिखते हैं। परीक्षण का नाम जैसे यहाँ पर हम रेवेन्स कर रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पर रेवेन्स स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। प्लस हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी बुद्धि के बारे में हमें ऑब्ज़र्व करना है या पता लगाना है। तो उद्देश्य भी हमारा क्या हो जाएगा कि विषय की बुद्धि स्तर की माप करना, यानी उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, हाई है, बहुत मीडियम है या कह सकते हैं लो है। ये तीनों स्तर क्या हो सकते हैं, किसी भी बच्चे की बुद्धि के स्तर का माप ज्ञात करना ही आपके रेवेन्स स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का उद्देश्य है। फिर हम क्या लिख लेते हैं, विषय का विवरण, यानी जो भी आप विषय ले रहे हैं, यानी जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके बारे में हम लिख लेते हैं कि उसका विवरण क्या है। प्लस हम लिख लेते हैं जो भी उस टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, उसका विवरण भी हम लिख लेते हैं। फिर आप परीक्षण का विवरण लिख सकते हैं और आवश्यक सामग्रियां लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें निर्देश में, हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें निर्देश की तो कह सकते हैं कि हम निर्देश बच्चे को क्या देंगे। यानी सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि जो हमारा रेवेन्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपका टेस्ट है इसमें बेसिकली क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी या बताया था आपको कि ये एक अशाब्दिक परीक्षण है आपका, यानी इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें केवल आपके क्या हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग चित्र बने होते हैं और उन्हीं चित्रों को देखकर बच्चे को आंसर देना होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एक अशाब्दिक परीक्षण है। तो निर्देश देते वक्त हमें सबसे पहले ये बताना होगा बच्चे को कि आपका जो ये पूरा टेस्ट है वो 5 भागों में विभाजित है, यानी उसके टोटल आपके 5 सेट हैं, ABCDE, और हर एक सेट में आपके 12 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 5 आपके जो भी अलग अलग सेट हैं उसमें टोटल कह सकते हैं क्वेश्चन आपके 60 हैं। और हर एक क्वेश्चन में कह सकते हैं कि आपको एक अधूरा चित्र दिया गया होगा और उसके नीचे कई ऑप्शन दिए गए होंगे कि कौन सा ऐसा डायग्राम है या इमेज है जो उस पर फिट करने पर वो एक कंप्लीट इमेज बन जाती है। तो उस इमेज को हमें देखकर उस पर टिक करना है या उस पर हम सर्कल कर सकते हैं बेसिकली। फिर उसे क्या है, हम पता लगा सकते हैं। ऐसा करते करते उसे टोटल 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए उसे 30 से 40 मिनट का समय दिया जाता है। यानी उन 30 से 40 मिनट में उन 60 क्वेश्चन को बच्चे को कंप्लीट करना है। तो ये निर्देश हम अपने सब्जेक्ट को देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि प्रारंभिक तैयारियां क्या क्या हो सकती हैं। प्रारंभिक तैयारियां यानी आपके एक्सपेरिमेंट जो आप करने जा रहे हो, प्रैक्टिकल जो भी आप करने जा रहे हो, उससे पहले जो भी आपको प्रारंभिक तैयारियां करनी है वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। यानी आपको सब्जेक्ट को एक सुटेबल जगह पर बैठाना है जहाँ पर ज़्यादा मतलब वहाँ पर क्या है, जो भी वेंटिलेशन हो रहा हो वो प्रॉपर हो रहा हो। प्लस बच्चे को हमें सारे निर्देश बताने हैं कि उसे कैसे करना है और जो भी चीज़ें हैं यानी प्रिलिमिनरी जो भी चीज़ें हैं वो बच्चे को कर लेनी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ सावधानियों की, यानी क्या सावधानियाँ हमें करनी है उस टेस्ट को करते समय। यानी सावधानियों में हम कह सकते हैं कि बच्चा हमें ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि बच्चा जो भी चीज़ें कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि वो टेस्ट के लिए जो भी अपनी बुकलेट फिल कर रहा है
वो खुद ही करे, किसी दूसरे बच्चे से ना करवा रहा हो। प्लस टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि 30 से 40 मिनट में ही बच्चे को वो सारी चीज़ें कर लेनी है, ये भी हमें पहले से ही बता देना है। अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम बुद्धि की माप करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें निर्देश की, तो निर्देश मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, उन चीज़ों पर हम बच्चे को निर्देश दे देते हैं। फिर जैसा कि हमें पता है कि पूरी चीज़ें जब बच्चा पूरी चीज़ कर लेगा, यानी 60 क्वेश्चन आपके 30 to 40 मिनट्स में वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक आंसर शीट होगी जहाँ पर आपके टोटल नंबरिंग दी होंगी 60, और उसमें क्या करेंगे आप, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर बच्चे ने सही जवाब दिया है तो राइट का टिक लगाएंगे, गलत दिया है तो हम रॉन्ग का टिक लगाते हुए पूरी अपनी वो आंसर शीट कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी आपको एक टेबल दी होगी, एक आंसर शीट भी मिली होगी जिसमें बच्चे की आयु के आधार पर उसको हम क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी बुद्धि है, बहुत ही उत्तम बुद्धि है या कह सकते हैं मीडियम क्लास की है या लोअर क्लास की है, वो हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें परिणामों की व्याख्या, तो परिणामों की व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे, यानी हमें पता है कि पूरा जो हमारा रेवेंस का टेस्ट है वो पूरा विभाजित है 5 आपके अलग अलग सेट में। तो अलग अलग सेट की हम यहाँ पर अलग अलग व्याख्या करेंगे, यानी सेट ए में अगर 12 क्वेश्चन थे तो उसमें से बच्चे ने कितने सही आंसर दिए, कितने गलत दिए, या ऐसे ही सेट बी पे हम करेंगे कि उसमें भी सेम 12 क्वेश्चन थे तो उसमें बच्चे ने कितने सही आंसर दिया या कितने गलत किए। इस प्रकार से हम पाँचों जो हमारे सेट होंगे उनकी हम अलग अलग व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हम टेबल बना लेंगे कि किस प्रकार से आपके जो 5 सेट थे, यहाँ पर सेट दे सकते हैं, उनके रॉ स्कोर्स देख सकते हैं। सेट में हमने यहाँ पर ABCD लिख लिया है और उसके बाद में हर एक सेट में बच्चे ने कितने सही आंसर दिए हैं वो हमने यहाँ पर लिखे, यानी सेट ए में 12 उसने, यानी 12 में से 12 उसने सही आंसर दिए हैं। अगर सेट बी में देखें तो भी उसने क्या किया है कि 12 में से 12 आपके जो क्वेश्चन थे उनको एकदम सही उसके आंसर दिए हैं। सी में 11 हैं, डी में भी 11 हैं और ई में 8 हैं। यानी ये सारे चीज़ें क्या है, ये आंकड़े वो हैं जो बच्चे ने सही आंसर हर एक सेट में से दिए हैं। फिर हमने लास्ट में इनका टोटल कर लिया है, टोटल हमारा 54 आया है और क्वेश्चन हमारे कितने थे, टोटल 60 थे। तो बच्चे के ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 54। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको हम दिखा सकते हैं कि जो आपकी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के जो मैंने बताए थे कि हमारे पास एक आंसर शीट होगी, जो बुकलेट को हम देख कर क्या करेंगे, यहाँ पर उन चीज़ों के राइट और रॉन्ग आंसर यहाँ पे लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका विवरण यहाँ पर लिखना होता है। प्लस हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ आप टाइम लिखेंगे, टोटल नंबर्स लिखेंगे, ग्रेडिंग आप करेंगे। एक आपको आंसर शीट और दी जाती है जहाँ पर बच्चे की अलग अलग आयु लिखी होती है, उनके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग लिखी होती है, तो वहाँ से हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे हमें ये चीज़ें दी गई हैं तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे नंबर्स आए हैं 54, इनका हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटाइल निकालने की आपको विधि बताई गई है क्लासरूम में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसका परसेंटाइल निकाल लेंगे। परसेंटाइल जैसे मैंने पहले भी बात की थी, आप जानते हैं परसेंटाइल के विषय में, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे की ग्रेडिंग कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी उसकी ग्रेडिंग होगी वो यहाँ पर हम ग्रेडिंग लिख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके परिणामों की व्याख्या कर लेंगे कि किस प्रकार से जो भी बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं या उसका जो भी परसेंटाइल आया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी हमने बुद्धि को मापा है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे। या हम कह सकते हैं कि बच्चे ने ग्रेड 3 पाया है तो कह सकते हैं कि उसकी जो भी बुद्धि है वो हम कह सकते हैं औसत बुद्धि है, बहुत ना अच्छी है ना बहुत ही कह सकते हैं कि कम है, कह सकते हैं कि औसत बुद्धि का है बच्चा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ अलग अलग प्रकार के सुझाव दे सकते हैं। या हम जैसे आपका एग्जामिनर भी पूछता है कि अगर बच्चे की औसत बुद्धि है तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम
वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, या हम कहें कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग बच्चे को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो स्कूल में टीचर हो, उसको किस प्रकार से और ज़्यादा चीज़ों को सीखने में या पढ़ने में या अलग अलग चीज़ों में रुचियाँ लेने में और ज़्यादा किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है, वो चाहे स्कूल लेवल पे कर रहे हों टीचर्स या घर पर माता पिता कर रहे हो, तो बच्चा क्या हो सकता है, उसकी जो भी बुद्धि की क्षमता है और ज़्यादा धीरे धीरे विकसित हो सकती है। तो अब हम कह सकते हैं कि आपके रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का जो भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो विद्यालय स्तर पर आपके बच्चे होते हैं तो वो अलग अलग बुद्धि क्षमता के होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सही प्रकार से उनकी बुद्धि को माप सकते हैं, उनके विषय में जान सकते हैं। प्लस जिन बच्चों की बुद्धि हम कह सकते हैं बहुत अच्छी है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके बारे में जान सकते हैं। प्लस जिनकी औसत है या कम है बुद्धि, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, या उनके लिए रिमीडियल क्लासेस हम लगा सकते हैं। तो इस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा एक स्कूल लेवल पर काम किया जा सकता है। तो आज हमने रेवेंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में जाना है। इससे पहले हमने अलग अलग टेस्ट के बारे में और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है, जैसा हमने फ्री एसोसिएशन की भी बात की थी, फिर हमने स्टडी हैबिट की बात की थी, HSPQ हमने किया था, स्पैन ऑफ अटेंशन भी किया था, फिर हमने आपके रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी की थी। यानी इन सभी के बारे में आज हमने समझ लिया है, जान लिया है। तो आपके जितने भी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स थे यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं। आपने सभी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा है, और आशा करती हूँ कि जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे तो आप सभी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से अपना वाइवा या रिटन एग्ज़ाम देंगे। थैंक यू क्लास।